हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और अगर इस चैनल पे होने वाली बातों से आपके पर्सपेक्टिव में कुछ ऐड होता है, आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कोई फीडबैक हो तो कमेंट में बता सकते हो। एक सबसे वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जियोपॉलिटिक्स। काफ़ी क्रूअल भी हो सकता है क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन वाले लेवल का, हालांकि मैंने गेम ऑफ थ्रोन देखा नहीं है, कुछ सीन्स देखे, बट कट थ्रोट सिचुएशंस होती रहती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप थोड़ा बहुत भी फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि कैसे ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ एक डील साइन की थी सबमरीन्स के लिए, और सडनली ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि नहीं, अब हम यूएसए से लेंगे। यूएसए ने यूके ने और यूएसए ने मिलकर प्रोवाइड करने के लिए हाँ कर दी। तो ऑलमोस्ट $60 बिलियन, जो कि 60 बिलियन, 1 बिलियन होता है 1,000 मिलियन डॉलर, और $1 मिलियन होता है लगभग 3.5 करोड़ रुपए से 4 करोड़ रुपए के आसपास के बीच में 1 मिलियन, और उसका 1,000, और वैसे वैसे 60। तो इमेजिन करो कितना बड़ा अमाउंट है। ऑफ कोर्स आपने सुना होगा फ्रांस को बहुत बुरा लगा, और इस वक्त थोड़ी कट्टी हो गई है फ्रांस में और ऑस्ट्रेलिया में, और इनफैक्ट फ्रांस में और यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इन तीनों के ग्रुप में। बट एनीवे, ये एक छोटा सा एग्जांपल था जो अभी चल रहा है, और इस तरीके के 36 और इश्यूज चल रहे हैं। चाइना ताइवान पे कंटिन्यूसली इंटिमिडेशन कर रहा है, बट और इस तरह की, आई मीन 36 क्या, शायद 36,000 इश्यूज होंगे पूरी दुनिया में। बट एनीवे, एक इशू है इंडिया और ईरान के बीच में। इशू नहीं है, एक सिचुएशन है जिसमें कि क्वेश्चनेबल, कभी ऐसा लगता है कि फ्रेंडली कंट्री है, कभी ऐसा लगता है कि बैकस्टैब हो गया है, कभी ऐसा लगता है कि एक दूसरे की बहुत सारी चीज़ों में हेल्प कर सकते हैं, बट कभी ऐसा लगता है कि एक दूसरे का एक स्लाय तरीके से नुकसान कर रहे हैं। एनीवे, यही क्वेश्चन किसी ने पूछा अभिजीत चावड़ा जी से कि क्या इंडिया ट्रस्ट कर सकता है ईरान के ऊपर कि नहीं। और मुझे लगा कि शायद उनसे इस बात का आंसर सुनना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि अगेन, एक जो बहुत ही क्लीशे बात की जाती है जो पॉलिटिक्स के बारे में, कि कंट्रीज़ कोई वो आपके कोई फ्रेंड्स परमानेंट नहीं होते, आपके इंटरेस्ट परमानेंट होते हैं जियो पॉलिटिक्स में। तो ईरान के साथ एक्चुअली इंडिया के बहुत सारे इंटरेस्ट्स लाइक अलाइन होते हैं। इंडिया के बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ईरान के पास हो सकता है। फॉर एग्जांपल एनर्जी सिक्योरिटी, पाथवे टू सेंट्रल एशिया। फॉर एग्जांपल जिन लोगों को नहीं पता, अगर इंडिया को सेंट्रल एशिया जाना है और अब अफ़गानिस्तान की सिचुएशन जिस हिसाब की है, सिर्फ ईरान के थ्रू इंडिया अभी भी सेंट्रल एशिया जा सकता है। क्योंकि ईरान का, देखो, सेंट्रल एशिया में 5 बड़ी कंट्रीज़ हैं, 5 नहीं, 5 टोटल कंट्रीज़ हैं बड़ी। तो क्या, खैर क्या, कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, ये 5 कंट्रीज़ हैं सेंट्रल एशिया में। ईरान का डायरेक्ट बॉर्डर तुर्कमेनिस्तान के साथ लगता है, बहुत बड़ा बॉर्डर, हज़ारों किलोमीटर लंबा बॉर्डर। तो इजीली इंडिया अगर रूट बिल्ड करके जाना चाहे तो ईरान के थ्रू जा सकता है। सेंट्रल एशिया का रूट, यूरोप का रूट, यूरोप को जा सकता है थ्रू ईरान, अज़रबैजान, आगे रशिया स्टार्ट हो जाता है। और तो, और अगर कोई और रूट भी लेना चाहे तो इस तरफ टर्की से, क्योंकि ईरान का टर्की के साथ भी बॉर्डर लगता है, टर्की फिर यूरोप के साथ लगता है। जो भी सिचुएशन बने, हालांकि टर्की का कुछ सीन सही नहीं लग रहा, बट अगेन जियो पॉलिटिक्स में कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, जैसा कि क्लीशे बात है उसके बारे में। 101। एनीवे, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और वीडियो देखते हैं कि अभिजीत जी का क्या कहना है इस बारे में। मेरी तो काफ़ी लंबी बात हो जाएगी अगर मैं अपना शेयर करने लगूँ तो। Good question. And right now, you may have heard the news that Iran has entered into an agreement with China, a long-term strategic agreement, 400 बिलियन which डॉलर involves a very significant amount of Chinese investment into Iran to the tune of tens or hundreds of billions of dollars. And 400 टू बी प्रिसाइज, बट काफ़ी इम्पॉसिबल सा लगता है यार। $400 बिलियन चाइना का टोटल फॉरेन जो स्टॉक है, फॉरेन करेंसी का जो स्टॉक है, वो आई थिंक 1 ट्रिलियन के आसपास है, और उसका 40% बन गया 400 बिलियन। तो एक ही कंट्री में लगा देगा, काफ़ी अनलाइकली लगता है।
So that is the concern for India, and the media has been very vocal and shrill about it. And the media has been saying that India and Iran are natural allies, etc. So the Indian government has messed up by forcing the Iranians into the Chinese hands, into China's arms. So how much is इस मामले में मुझे नहीं लगता कि इंडिया ने सो मच फोर्स किया है जितना कि यूएस के सैंक्शन का असर है. ऑफ कोर्स जो न्यूज़ में सुनने को आता है, इंडिया काफ़ी ऑन एंड ऑन ओपनली ईरान के साथ डील इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि यूएस ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं. जो भी कंट्री डील करेगी उनको उसका नुकसान होगा. अब ऑफ कोर्स इंडिया के लिए यूएस के साथ पार्टनरशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे ईरान के मुकाबले. तो इंडिया को साइड लेनी पड़ती है. चाइना क्योंकि कोई भी बात किसी की सुनता नहीं है तो वो अपनी राह पे चलते हैं, तो वो कर पा रहे हैं ये सारी चीज़ें. उनके लिए यूएस के लिए चाइना इंडिस्पेंसिबल है. तो ये वाली सीन है. the truth to it? So what is the relationship between India and Iran? So like I said in the history sessions, India and Iran are essentially the same people. We are the same ethnicity. The Persians came from India, from the Rigvedic Parshva clan, and so they are कज़न सिविलाइजेशन कह लो. essentially a descendant of ancient Indians. And for a very long time, India and Persia had a very good relationship as cordial neighbors and like faraway cousins. And this started changing about 1400 or so years ago with the Arabic conquest of Iran. So Iran was overrun by the Arabs in no time at all. It was a very quick and comprehensive conquest. And what happened very quickly in Iran was a complete change of religion, so the Iranians became part of the sphere of influence of the Arabs. They became part of the Islamic. इरानियन जो ओरिजिनल इस्लामिक कैलिफेट्स थी ना, उनका ईरान उनका पार्ट रहा हुआ है. नॉट जस्ट जो अब्बासिड कैलिफेट या उससे पहले जो उमैयद कैलिफेट है, नहीं, जो सेकंड जो कैलिफ है मुस्लिम्स के, जो मतलब 4 ओरिजिनल कैलिफ माने जाते हैं जिनको राशिदून कैलिफ कहा जाता है, उनमें जो सेकंड है उनका नाम उमर था. उनके टाइम पे ही ईरान पूरा का पूरा अंडर में आ गया था अरब्स के. और इतना ज़्यादा रैपिड कल्चरल चेंज आया ईरान में सडनली, एक ऐसी जगह पे जो कि सैकड़ों सालों से नहीं हज़ारों सालों से सुपर पावर था. ईरान एक सुपर पावर रहा है ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. उस जगह में इतना ज़बरदस्त कल्चर, हालांकि उससे पहले एक बार अलेक्जेंडर ने भी पूरा का पूरा ईरान को जीत लिया था. अलेक्जेंडर ने दुनिया ऐसे जीती थी बेसिकली. उसने एक एम्पायर जो कि अकेमेनिड एम्पायर या कौन सा एम्पायर था, अकेमेनिड एम्पायर ही था मोस्ट लाइकली, जिसको उसने सिर्फ उस एम्पायर को जीत लिया. वो एम्पायर था ही इतना बड़ा कि उस वक्त की टोटल दुनिया काउंट की जाती थी. वो आज के टाइम का जो मॉडर्न टाइम टर्की है वहाँ से लेके इजिप्ट से लेके इंडिया के जो वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं वहाँ तक इतना बड़ा वो एम्पायर था. साइरस द ग्रेट, डेरियस, ये सब उसी एम्पायर के शासक हैं. जो 300 मूवी आप लोगों ने देखी होगी वो उसी का है. एनीवे, तो इतनी बड़ी एक एम्पायर सडनली फॉल हो जाती है, लाइक, और लेट जाती है बिल्कुल, और अपने कल्चर को गिव अप कर देती है. काफ़ी लोगों को एक दूसरी थ्योरी फ्लोट करते हैं कि एक्चुअली ये ईरान हारा नहीं था. उन लोगों का कहना ये है कि एक्चुअल में जो ईरान के ओरिजिनल जो अकेमेनिड एम्पायर थे या उस वक्त के जो भी लाइक कोर्टियर्स थे, जो चीज़ों को अंडर द कवर चलाते थे, उन्होंने ये पूरा का पूरा कॉन्स्पिरेसी बनाया. जो ये अरब्स को सामने करके कैलिफेट वो चला रहे थे, एक्चुअली ये सब उनके गुप्तचर या उनके एजेंट्स थे, जो कि जिन्होंने कि पूरा का पूरा स्क्रिप्चर क्रिएट किया, स्टोरीज़ क्रिएट की, और उसके बेस पे उन्होंने एक रेवोल्यूशन लाया और उस पूरे एरिया को कब्जा लिया. एक्चुअल में उन लोगों को जो लोग हैंडल कर रहे थे वो पर्शियन, उसी ओरिजिनल अकेमेनिड एम्पायर के पर्शियन लोग थे. और वो जो लोग इन थ्योरीज़ को फ्लोट करते हैं उनका कहना ये भी है कि, या बिलीव करते हैं, उनका कहना ये भी है कि आप देख लो जितने भी बड़े बड़े थिंकर्स आपको मिलेंगे ड्यूरिंग पूरा ही जो इस्लामिक गोल्डन एज है उसके बाद के टाइम में भी, इनफैक्ट जो गज़ाली वगैरह, अल गज़ाली वगैरह, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये लोग रीज़न बने कि
जो गोल्डन एज है इस्लाम की, मुतज़िलाइट्स की जो साइंटिफिक डिस्कवरीज़ वगैरह थी, वो जो एंड होनी शुरू हो गई, गोल्डन एज के एंड की जो वजह बने गज़ाली और उनके जो सपोर्टर्स थे, वो लोग भी इनफैक्ट, और जितने अल्बरूनी वगैरह जो साइंटिस्ट वगैरह थे, मैथमेटिशियंस थे, वो सब पर्शियन मिलेंगे आपको, एक भी अरब नहीं उनमें आपको मिलेगा। कुछ एक मोरक्कन या नॉर्थ अफ्रीका की साइड से कुछ लोग मिलते हैं, बट जो अरब पेनिनसुला है उस एरिया से लोग नहीं मिलते। तो ये भी काफ़ी वैसे स्टार्क कॉन्ट्रास्ट की बात है कि वो लोग राज कर रहे थे और उनमें से कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल का स्कॉलर नहीं निकल के आया, सारे के सारे जो आए वो पर्शियंस निकल के आए। ये भी थोड़ा इंट्रीग करती है बात। और कितनी जल्दी सेंटर ऑफ कैलिफेट मूव हो गया आउट ऑफ अरेबिया, क्योंकि अगर आपको पता हो तो बहुत जल्दी कूफा मूव हो गया था, जो कि आज के टाइम के इराक में, और उसके बाद ऑलमोस्ट परमानेंटली डमास्कस मूव हो गया था। तो और फिर बगदाद फाइनली। तो यू नो जो ओरिजिनल अरेबियन पेनिनसुला है उसमें रहा ही नहीं। और जिन लोगों को नहीं पता, सीरिया जहाँ पे डमास्कस है, कूफा और बगदाद जो इराक के अंदर है, ये सारा एरिया ओरिजिनली अकमेनिड एम्पायर के अंडर में ही था। World, and they essentially started looking upon India as an alien culture, as a very different culture. So this is when the first proper split between India and Persia happened, and then the relationship was not very good. It was rather antagonistic. The Iranians used to be employed as many Iranians, Persians were employed by the Mughals in their courts as administrators, officers, etc., etc. So they were essentially agents of the foreign. पूरे इंडिया की कोड लैंग्वेज, जो आज के टाइम में इंडिया का इंग्लिश का स्टेटस है ना, पर्शियन का वही स्टेटस था ड्यूरिंग पूरे ही मुस्लिम रूल में, स्पेशली मुगल्स के रूल में। Foreign occupying force, and then the straw that broke the camel's back was Nadir Shah's invasion of India, in which he committed unbelievable atrocities. He drenched Delhi in a river of blood and took away a great deal of treasure from Delhi. So, in the past 1,000 or so years, India and Iran have had a rather bad relationship. Today, the people of Iran kind of look upon India as a country that was defeated in the past, as a conquered land and a conquered people, and there is a sort of superiority complex to some extent. In some quarters, आई डोंट नो ये बात कितनी हद तक ट्रू है, हो सकता है हो। मैं जितने भी इरानियंस से आज तक मिला हूँ, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स तो मैं अग्री करूँगा उनमें होता है, क्योंकि और वो उसे इंडिया के अगेंस्ट नहीं, वो एक इन जनरल उनके अंदर होता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि वो ओके इरानियंस मुस्लिम है, बट वो अपने आप को मुस्लिम नहीं आइडेंटिफाई करते। मोस्ट इरानियंस, अगर आप उनसे कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में मिलोगे, वो अपने आप को पर्शियन आइडेंटिफाई करते हैं। और वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं साइरस द ग्रेट के ईरान से, समझ रहे हो ना, जो कि 2500 साल पहले था। और उस चीज़ का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनके ऊपर है, वो उनके ऊपर अगेंस्ट यूरोपियंस के भी है, अगेंस्ट अमेरिकन के, कि वी आर पर्शियंस, वी आर दिस ग्रेट सिविलाइजेशन। उस तो वो काफ़ी हद तक इंडियंस में भी आपको देखने को मिलेगी। बट हाँ, हम इनहेरेंटली एरोगेंट इतने ज़्यादा नहीं होते, शायद इस वजह से वो चीज़ छुप जाती है थोड़ी सी। पर मैं जितने भी इरानियन से मिला हूँ, उनको अगर बताओ कि आप इंडिया से हो, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, और आई मीन कुछ लोग तो मुझे ऐसे मिले हैं जो कि आई मीन ओवर बोर्ड जाके मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जस्ट बिकॉज मैं इंडिया से हूँ। बट मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। of Iran. Now, let's look at Iran geopolitically. So the question of India and Iran being natural allies doesn't arise on a cultural level, at least. Today, the people of Iran are a very different culture. They're very nice people, by the way, very friendly, very good people. But culturally, they are very different from the people of India. So the natural allies argument doesn't really hold. Now, geopolitically, what is Iran's conduct like? What are their ambitions? What are their geopolitical ambitions? So let's look at how they have conducted their बड़े हरामी हैं वैसे affairs in the past. So they were once an American satellite under Mohammad Mossadegh. They were essentially being पहला भी डायनेस्टी used for oil by the Americans,
And then you had the Shah Pahlavi. Uh, Mossadegh was not an American puppet. Pahlavi was an American puppet. पहलवी, यस, Mossadegh was a जो ईरानियन शाह था ना, पहलवी समथिंग पहलवी, और फिर उसका बेटा भी जो कि फाइनल डिपोज हुआ एज ए शाह। शिट मैन, कभी कभार दिमाग से बातें निकल जाती हैं, उसका नाम नहीं याद आ रहा। एनीवे, वो लोग थे अमेरिकन पपेट्स। और 72 में या 79 में शायद ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ, तो उसके बाद वो लोग हट गए। I believe, a democratically elected leader of Iran who was overthrown, and Shah Reza Pahlavi became Reza the Pahlavi. king of Iran. He was an American puppet. Then he was overthrown by in the 1979 Islamic Revolution in 79. Iran, when the Ayatollahs came to power, and that is the regime that's currently in Iran. So, Iran is a very active geopolitical player. It has, despite its relative small size, despite its small economy, despite being under incredible sanctions, it still has a strong military. It has a very powerful presence outside its borders. It has a big ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। इन्होंने 3-4 चीज़ें बोली। डिस्पाइट बीइंग स्मॉल कंट्री, नहीं, ईरान स्मॉल कंट्री नहीं है। एक्चुअली ईरान बहुत बड़ी कंट्री है। मिडल ईस्ट की सऊदी अरेबिया के बाद, जो कि सऊदी अरेबिया की उतनी सारी लैंड की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा डेजर्ट है। हालांकि ईरान भी पठारी कंट्री ही है, बट फिर भी ईरान एक बहुत बड़ी साइज़ में कंट्री है। नॉर्थ में आपको देखो वो टर्की के साथ टच होता है, और साउथ में वो इंडिया के साथ टच होता है। बेसिकली एक बहुत बड़ा ब्रिज है वो एशिया, पूरे के पूरे एशिया, मिडल ईस्ट और यूरोप के बीच में, अगर देखा जाए तो साइज़ में काफ़ी बड़ी है, बहुत ही सिग्निफिकेंटली बड़ी कंट्री है। और जिस जगह पे है उस जगह के हिसाब से भी, क्योंकि वहाँ जिस जगह पे ईरान है उस जगह पे ज़्यादातर कंट्रीज़ छोटी कंट्रीज़ हैं। एनीवे, फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान एक बड़ी कंट्री है अपने आप में, और वो पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है साइज़ में। पॉपुलेशन 8 करोड़ है, जो कि आइडियल है। इतनी बड़ी कंट्री में इससे ज़्यादा इतनी पॉपुलेशन को मेंटेन करना बहुत ठीक सिचुएशन है। ईज़िली मेंटेन करेंगे, जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छे से मेंटेन हो पाएगा लोगों का। तेल बहुत है उनके पास, तो वो गरीब सैंक्शंस की वजह से एक कंटिन्यूसली, मतलब समझ रहे हो ना, मौका ही नहीं मिल पा रहा जिसको बढ़ने का, वो वाली प्रॉब्लम है। बट जो उनके एसेट्स हैं ना, जैसे तेल वगैरह हो गया, और गैस की आई थिंक पूरी दुनिया में शायद रशिया है 1 नंबर पे या ईरान है, यही 1 या 2 नंबर पे, यही दोनों कंट्रीज़ हैं नेचुरल गैस के डिपॉजिट्स के अंदर। उसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का चोक पॉइंट है, दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट चोक पॉइंट, जहाँ से दुनिया की पता नहीं कितनी मेजॉरिटी परसेंटेज ऑयल सप्लाई जाती है। उसका चोक पॉइंट ईरान के अंडर में आता है, ठीक है। नीचे वो लगता है अरब सागर में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अंदर जाता है वो। ऊपर वो लगता है कैस्पियन सी पे, मतलब उनको सिर्फ छोटा सा कैस्पियन सी क्रॉस करना है, वो रशिया में चले, रशिया के साथ डायरेक्ट लिंक बना सकते हैं। इधर का जाके सेंट्रल एशिया के साथ डायरेक्ट लिंक बना सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त जगह पे वो है, और वो एक सिविलाइजेशनल सुपर पावर है ईरान। इस वजह से उनका बहुत दूर दूर तक अपनी कंट्री के बाहर भी, जो जिसे कहते हैं ना, और अगेन शिया इस्लाम का एक बहुत बड़ा पावर सेंटर है, मतलब वहाँ से ही रूल बन के आते हैं, ये समझ लो। तो इस वजह से भी उनकी बहुत, उनके टेंटिकल्स दूर दूर तक फैले हुए हैं। very strong spy agency, and it interferes and tries to shape the affairs of various nations. There is a very strong Iran and Saudi Arabia rivalry. Iran has a very strong undercover presence in Iraq, in Syria. अंडरकवर के आप arming तो the खुले में, Houthis who are fighting the Saudis. So there is a presence in Yemen as well. And Iran aspires to be a nuclear weapons power. So this is a country with oversized geopolitical ambitions. It essentially aspires to resuscitate the Achaemenid Empire, the Akshamanish Empire. It wants to become an imperial power again. Now imagine this country, Iran, with nuclear weapons. Do you think it will behave in the same nice way as it does today? Hell no. Iran will be a very... सर आज भी कौन सा नाइस वे में वो एक्ट करते हैं। अमेरिका को वो गालियाँ देते हैं, धमकाते हैं। पूरे उन्होंने मिडल ईस्ट के अंदर अपनी अपनी सेटिंग, जो कि आप बता रहे हो कि वो शेप करने की कोशिश करते हैं, बोथ हाथ से, मतलब बाय द पावर ऑफ गन, हाथ, और
चालाकी से, मतलब पॉलिटिक्स के थ्रू करते रहते हैं, जुगाड़ इधर उधर लगाते रहते हैं, मिडल ईस्ट में, हर जगह, सेंट्रल एशिया में। तो अभी भी कौन सा वो नाइसली व्यवहार कर रहा है, और मुंह से भी कौन सा वो किसी किसी को सॉरी बोलते हैं, चौड़े में वो गालियाँ ही देते हैं हर किसी को। अमेरिका के बारे में एक चैंट जो किया, वो जो उन्होंने ही फेमस किया था शुरू से ही। अमेरिका का रिवॉल्यूशन के बाद, आप फार्गो मूवी अगर किसी ने नहीं देखी तो देखना। यार किसकी है, जो घटिया बैटमैन का रोल किया था, उस बंदे की मूवी है। मेल गिब्सन, नहीं मेल गिब्सन नहीं, वो तो दूसरा बंदा। एनीवे, बेन एफ्लेक की मूवी है फार्गो। अमेरिकन डिप्लोमेट्स को उनकी उसके अंदर ही, एम्बेसी के अंदर ही उन्होंने हॉस्टेज बना लिया था। हालांकि उन्हें पकड़ नहीं पाया, वो निकल गए वहाँ से, लेकिन हरामीपंथी की तो दाद देनी पड़ेगी ना आपको फिर भी। Different beast if it acquires nuclear weapons. Nobody will be safe. Nobody in its neighborhood will be safe from being from having nuclear weapons pointed at them. Not Pakistan, not Saudi Arabia, not India. And Iran's geopolitical interests are in no way convergent with India's. India wants to be. अच्छा, ये चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। नहीं, मुझे भी कोई पूछेगा कि क्या ईरान को मिलना चाहिए न्यूक्लियर वेपन, नहीं, अच्छी बात होगी अगर वो ना बना पाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल के उनके रिएक्शन होंगे किसी के भी अगेंस्ट। अरब्स के बारे में उनका क्या सीन है वो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उनकी एक पुश्तैनी दुश्मनी है, बट स्पेशली हमारी साइड पे उनका मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर होगा, क्योंकि कभी रहा भी नहीं है पहले। A force of stability in Asia. India does not want warfare and conflicts. Iran, on the other hand, has been itching for conflicts for the past since 1979. It's been embroiled in so many conflicts. Some are open conflicts, some are covert conflicts. So Iran, in a sense, engages in proxy wars everywhere. It behaves just like Pakistan has been behaving in Kashmir, in other places. So Iran and India do not have anything in common, almost. The people of Iran are very nice. At the people-to-people level, we still share a great deal with them, but on a national geopolitical level, Iran and India have nothing in common. It is by no means a natural ally. The interests are very divergent. Right now, in Iran, in the past 2 or 3 decades, Iran was trying to cultivate a good relationship with India for the sake and sell oil to India so that it can get some money and some cash, because it was desperately short of cash. But now that the Chinese influx has happened, which was bound to happen anyway, it has no more need for India. So we need to basically forget about Chabahar. We need to find other ways of expanding, of securing our long-term national interests. So this is how India should approach Iran. India should by no means see Iran as a trusted partner, as a geopolitical ally, or like what... Okay, थोड़ा रुकना पड़ेगा यहाँ पे। नहीं, मैं अग्री नहीं करता इस बात से 100%, क्योंकि पहली बात तो ये कि अगर आपको सप्लाई लाइन सिक्योर करनी है टुवर्ड सेंट्रल एशिया, तो अगर पाकिस्तान से आपकी दोस्ती नहीं हो जाती, जो कि मोस्ट अनलाइकली है ईरान से दोस्ती होने से 100 गुना ज़्यादा मुश्किल, तो ईरान के बाद कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद सीधा आता है अंदर कुवैत और इराक, उसके आगे फिर टर्की होते हुए जाना पड़ेगा आपको, और फिर भी आपको पूरा रशिया घूम के सेंट्रल एशिया जाना पड़ेगा। देखो, रशिया सेंट्रल एशिया कवर्ड है, ईरान इधर से बीच में हमारे पाकिस्तान आ रहा है, अफ़गानिस्तान, तो बेसिकली अफ़गानिस्तान, ईरान, कैस्पियन सी, रशिया, चाइना, इन कंट्रीज़ के बीच में कवर्ड हो रखा है। तो घूम के रशिया से तो ऊपर से जाओगे नहीं पूरी दुनिया घूम के, इससे अच्छा तो फ़्लाइट्स भेज दो, जो भी आपको भेजना है या मंगाना है। और ये 2 ऑप्शन थे आपके पास, या तो फिर आप चाइना से इतनी अच्छी दोस्ती कर लो कि चाइना आपको रूट दे दे सेंट्रल एशिया जाने का, जो कि अगेन उतना ही मुश्किल है जितना ऑलमोस्ट पाकिस्तान से दोस्ती करना। तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन वही बचता है। तो और नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतने ज़्यादा डाइवर्जेंट है कि कोई भी हमारे, उनको पैसा चाहिए, हमको ऑयल चाहिए। चाइना खरीद रहा होगा उनसे, बट कितना खरीद लेगा, उनका सारा ऑयल तो नहीं खरीद लेगा चाइना। हम खरीदते आए ही हैं अब तक ईरान से ऑयल, डेकेड्स हो गए हमको खरीदते हुए, तो इस चीज़ में अलाइन होते हैं। ठीक है, हमने उनका पोर्ट डेवलप कर दिया, उनको पोर्ट चाहिए था, पोर्ट में इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, हमने इन्वेस्ट कर दिया, हमें रास्ता मिल गया, हमें वो पोर्ट की बर्थ मिल गई। आज भी चारबाहर में है इंडिया की जो बर्थ्स हैं वो हैं। उसके बाद ईरान में नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि माइन करने के लिए इंडिया इंटरेस्टेड होगा ऑफ कोर्स।
अगर हम, क्योंकि मैं ये नहीं सोचता कि अगर चाइना वहाँ आ गया तो हमें उसे अबैंडन कर देना चाहिए। वो आ गया ठीक है, ईरान का टोटल पोटेंशियल सिर्फ $400 बिलियन का थोड़ी होगा। और कुछ भी चीज़ें, ऐसे तो अफ्रीका में भी चाइना गया हुआ है, फिर हम अफ्रीका भी छोड़ दें। ऐसे तो दूसरी जगह पे भी, यूरोप में भी चाइना, ईस्टर्न यूरोप में और रशिया में इन्वेस्ट करता है, तो हम रशिया और ईस्टर्न यूरोप से पुल आउट कर दें ऐसे। ये तो आई गेस गिव अप करने वाली स्ट्रेटजी है, तो मैं इसके साथ अग्री नहीं करता। मुझे लगता है इनफैक्ट कि ईरान की गवर्नमेंट जनरली, हाँ मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग 100% भरोसा उन पर किया जा सकता है, लेकिन 100% भरोसा तो किस पे किया जाता है? अमेरिका पे किया जा सकता है, चाइना पे किया जा सकता है। 100% भरोसा तो दुनिया में किसी पे नहीं किया जा सकता। यूके पे, ऑस्ट्रेलिया पे किस पे किया जा सकता है 100% भरोसा? तो मुझे लगता है कि जितना, और मुझे लगता है कि वो लोग काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं चीज़ों में। हाँ, अपने एंड से वो बार्गेन करते होंगे, हम अपने एंड से करेंगे, बट उनके साथ बिजनेस डील पे रीच करना इम्पॉसिबल नहीं है, और वही बेस्ट ऑप्शन होता है हमारे पास दुनिया में। हमारे पास ये चीज़ समझने के लिए है कि कोई गुड ऑप्शंस नहीं है, वर्स्ट, आई मीन लीस्ट वर्स्ट ऑप्शन चुनना होता है इंसान को। Like Indians would say, a friend. Iran is not a friend. Iran is pursuing its own independent geopolitical ambitions. जो कि उसको करनी भी चाहिए, ये तो किसी भी कंट्री को करनी। आप किससे एक्सपेक्ट करोगे कि भाई तू मेरे नीचे लग जा, स्पेशली एक दूसरी सिविलाइजेशनल पावर से? हमें पार्टनर की तलाश है कि जो हमारे काम जहाँ से हो सके, वो इम्पोर्टेंट है। Currently, it is betting on China because it is desperate. There are too many sanctions. The Chinese are very Natural. happy to help out because it helps their geopolitical ambitions. So, like I said, their interests converge for the time being. How long will it last? We don't know. The Iranians have basically sold out to the Chinese, and I wonder what price they will end up paying. So once again, to answer your question, Iran and India are not natural geopolitical allies. Our interests don't align in any way. Iran has always supported Pakistan historically, and as we know, Kulbhushan Jadhav was. ईरान सपोर्टेड पाकिस्तान इन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शाह रज़ा पहलवी। जब से इरानियन रेवोल्यूशन आया है उसके बाद से किसी भी वॉर में इंडिया के अगेंस्ट उसके बाद बेसिकली वॉर ही एक हुई है, कारगिल वाली, बट किसी भी तरीके से उन्होंने कोई सिग्निफिकेंटली उनको सपोर्ट नहीं किया है, सो फार एज आई नो। क्योंकि कोई वॉर भी नहीं हुई एक्सेप्ट कारगिल में उनका कुछ था नहीं लेना देना। Anyway, let's move on. Abducted from Iran, and he was handed over to the Pakistanis. So this again is kind of a backstab if you see the whole situation properly. So India and Iran. नहीं, इस पे भी कोई डेफिनेट इन्फॉर्मेशन थोड़ी है। मोस्टली जो गवर्नमेंट का ओपिनियन है वो ये है, या स्टेटमेंट है वो ये है कि जो एजेंसीज़ होती हैं, इनकी जो एजेंसीज़ के जो लोग थे जो वहाँ पर थे, ईरान के साइड का जो बलूचिस्तान है वहाँ पे थे, उन्होंने उन्हें किडनैप करके स्मगल करके पाकिस्तान ले आए। ये नैरेटिव है गवर्नमेंट का, और आई थिंक ये सही है। Basically, to make it short, India cannot trust Iran. Okay. ये अग्री करने वाली पूरी बात है कि कैन नॉट ट्रस्ट, क्योंकि ट्रस्ट तो भाई किसी को मत करो। अक्सर अमेरिका की एक लाइन है, एक मोटो माना जा सकता है, किसिंजर पता नहीं कौन कहता था, कि जो अक्सर कट द क्लटर में संजय गुप्ता जी कहते रहते हैं कि ट्रस्ट बट वेरीफाई। तो भाई ये तो सब पे अप्लाई होता है, ईरान हो, जापान हो, कोई भी हो, ट्रस्ट बट वेरीफाई। तो ये इस मोटो के साथ चलते हुए हम बिज़नेस कर सकते हैं उनके साथ, ये मेरा मानना है। हो सकता है मैं गलत हूँ, क्या पता अभिजीत जी ज़्यादा सही हूँ, बट अपनी अंडरस्टैंडिंग है। एनीवे, आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। देखने के लिए थैंक यू। आज के लिए इतना ही।